जैसे सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर्स। तो जैसा कि हमने पिछले अपने पार्ट में न्यूलिथिक कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओके, सो पिछले चैप्टर में हमने अपने मिसोलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया है और अब हमारा चैप्टर दैट इज द न्यूलिथिक कल्चर की। न्यूलिथिक कल्चर किस तरह से, सो ये आप जो सामने ये डायग्राम देख रहे हो, सो ये न्यूलिथिक कल्चर की है जिस टाइम पीरियड में यहाँ पे लोग रहते थे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी एक शेल्टर का भी निज़ाम किया, पहाड़ और यहाँ से ये देखो ये दीवारें लगा दी है, एक अंदर रहने के लिए एक उन्होंने जगह का पाबंद किया हुआ है, मतलब जो कि एक न्यूलिथिक कल्चर को दर्शाता है। राइट, एक टाइम पे जब लोग पहाड़ों के नीचे से अंदर रहते थे और उसके टाइम की टाइम चेंज होता गया और आज के टाइम में देखो जहाँ पर लोगों ने शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो दैट इज द न्यूलिथिक कल्चर। एक डायग्राम थे आपको दिखाना चाहता था। सो यहाँ पर देखो, इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव seen that human communities in general survived for the longest span of their existence as a hunter-gatherers. This stage of their existence is revealed by their stone tools classified by the archaeological as Paleolithic and the Mesolithic. So also the remains of animal hunted and the eaten by. So यहाँ पर हमने देखा कि जो पिछले दो सेक्शन में जिसमें हमने मिसोलिथिक एंड द पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ा गाइस, उसमें ये बताया गया कि ह्यूमन जो है कितनी मुश्किलातों से घिरा होता था, ह्यूमन कितनी मुश्किलातों से जूझता हुआ न्यूलिथिक स्टेज में पहुंचा है। राइट, पहले वो किस तरह से सर्वाइव करता था, उनके बारे में पता लगता है उनके हथियारों से जो यूज करते, दैट इज स्टोन अनशार्पन स्टोन जो बड़े बड़े जो यूज़ करते थे, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि पता लगाया पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट्स के बारे में जहाँ से उनके जो एनिमल्स के रिमेन्स मिले हैं, ह्यूमन के रिमेन्स मिले हैं, उनसे पता लगता है कि ये चीज़ें ये टाइम पीरियड पैलियोलिथिक का था या मेसोलिथिक का था। बट जैसे जैसे टाइम बदलता गया सो मेसोलिथिक स्टेज आती गई, न्यूलिथिक स्टेज आती गई। कैसे? क्योंकि अब एक पैलियोलिथिक स्टेज है। अब देखो अगर बात करें पर्टिकुलरली स्टोन एज की, तो स्टोन एज काफ़ी ज़्यादा लंबी है गाइस, काफ़ी ज़्यादा लंबी है टाइम पीरियड में। सो पैलियोलिथिक गया, उसके बाद जब मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक में बड़े बड़े स्टोन यूज़ करते थे अनशार्पन, ठीक है। सो उसके बाद उनको जब टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, लोगों ने न्यू टेक्निक्स आना स्टार्ट कर दी। सो उन्होंने शार्प्स छोटे छोटे स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर दिए। राइट, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने उसके लिए उन्होंने नए नए वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे हम पता लगता है कि दैट मेसोलिथिक एज में आ गए हैं, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में। और मेसोलिथिक से जब उन्होंने और शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दिया, खाना अपना सर्वाइवल के लिए और अच्छे इंतजाम कर दिए, सो वो वहाँ से न्यूलिथिक स्टेज में आना स्टार्ट हो गया था। ओके, सो वहाँ से न्यूलिथिक का एरा स्टार्ट हो गया था। Human communities entered the new stage of culture when instead of depending entire on the resources of natural survival, they started producing their own food by cultivating grains like barley, wheat and rice. देखो कितनी अच्छी बात बताई है। अब यहाँ पर कैसे पता लगता है कि आप पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक में आए हो? क्यों? क्योंकि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम पीरियड के लोग जो हैं वो टोटली डिपेंड थे किसके? नेचर के सर्वाइवल पे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पे सर्वाइवल थे, चाहे उनको खाना हो, शेल्टर हो, वेपन हो, ओके, शिकार करना हो, रहना हो, जो भी कुछ करना हो सब नेचर पे डिपेंड था। बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ने लगा, जैसे अब और टाइम न्यूलिथिक पीरियड आने लगा, तो लोगों ने इंस्टेड ऑफ नेचर के अलावा भी उन्होंने अपने लिए अपना सर्वाइवल खुद ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ओके, उन्होंने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करना स्टार्ट हो गया, दैट इज बरेली उगाना स्टार्ट कर दिया, वीट, राइस, ओके, अपने सर्वाइवल के लिए। सो दिस इज हाउ द स्टार्टिंग ऑफ द न्यूलिथिक स्टार्टेड. They started domesticating some subspecies both for supplies of milk and meat as well as for harness of their labor and for various purposes. अब उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अगर बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट हुई? तो अब क्वेश्चन आएगा दैट इज न्यूलिथिक एज से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया था। किस चीज़ के लिए? फॉर मिल्क, फॉर मीट एंड फॉर ट्रांसपोर्ट। ओके, beginning of this stage of human culture revealed the new type of stone tools which are called neolithic tools or tools of the new stone age. देखो neolithic या टूल ऑफ न्यू स्टेज एक ही बात है। A Neolithic tool and the various aspects of human associated with the stage when these tools are produced constitute various elements of the culture in which the Neolithic communities lived. The characteristics and the spread of Neolithic culture in the Nile Valley and the Western Asia has been dealt with briefly in which the section of background to study Neolithic age in the Indian subcontinent. Okay, so इसमें ऊपर वाले में कुछ नहीं अच्छा, ये देखो यहाँ पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है गाइस। Domestication of plants and animals has been considered as one of the main characteristic feature of Neolithic culture. So Neolithic culture के सबसे main अगर features की बात करें that is the domestication of animals and cultivation of plants. ठीक है guys, तो ये बात main important है, ये याद रखना। The term Neolithic was coined by Sir John Lovelock. सो ये देखो ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू जो फंसाता है। सो फर्स्ट टाइम जो न्यूलिथिक टर्म थी वो किसने कॉइन की थी, वो किसने यूज़ की थी? वो थे सर जॉन लवलॉक, ठीक है। इन हिज
बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उन्होंने न्यू जॉन लॉक ने कौन सी बुक ली थी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। एक मिनट गाइस, तो जॉन लवलॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो कि फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? वो हुई थी 1865 में। तो वहाँ पर उन्होंने न्यूलिथिक जो कल्चर है, न्यूलिथिक टर्म है, वो यूज़ की थी। ही यूज दिस टर्म टू डोनेट एन एज इन विच स्टोन टूल इम्प्लीमेंट्स आर मोर स्किलफुली मेड। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट भाई, उन्होंने ये न्यूलिथिक टर्म यूज की इंस्टेड ऑफ पैलियोलिथिक। क्यों? क्योंकि न्यूलिथिक में पैलियोलिथिक के कंपैरिजन में स्टोन की एक न्यू शेप, एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू आइडिया से यूज किया जाता था। दैट इज वाई ही यूज न्यूलिथिक, बट दैट इज न्यू। ओके, लेटर ऑन वी गॉट ऑन defined Neolithic Chalcolithic culture as a self-sufficient food-producing economy, and Miles Burkitt stressed that the following characteristics should be considered to represent Neolithic culture. उसके बाद वी गॉर्डन ने न्यूलिथिक और चालकोलिथिक, ठीक है। अब जब हम स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज के बाद चालकोलिथिक एज, आयरन एज आती है। ओके, सो उसमें जो लेटर वी गॉर्डन ने, उन्होंने इस बात को डिफाइन किया है, दैट इज जो न्यूलिथिक और चालकोलिथिक कल्चर है उसको फूड प्रोड्यूसिंग एज ऑफ फूड सेल्फ सफिशिएंट, तो उसने उसको क्या था? सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। ओके, और उसके बाद माइल बर्क्स है, उन्होंने न्यूलिथिक कल्चर को बताने के लिए, न्यूलिथिक कल्चर के बारे में बताने के लिए, दैट इज, आप इस चीज़ को, अगर आप ये चीज़ें हैं तो इस चीज़ को न्यूलिथिक कल्चर बोलोगे। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताए थे। दैट इज, अगर न्यूलिथिक कल्चर की बात करें तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? दैट इज प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कहाँ पर हुई होगी, अगर हम हिस्ट्री में ढूंढते हैं कोई जगह जहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर हुई थी, तो मे बी वो न्यूलिथिक साइड थी, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुई थी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है न्यूलिथिक कल्चर का। ओके, ग्राइंडिंग इन द एंड पॉलिशिंग ऑफ स्टोन। ओके, तो मैंने आपको जैसे कि अभी तक कितने बार बता चुका हूँ कि पैलियोलिथिक एज में स्टोन्स को, जो उनके जो वेपन्स थे उतने ज़्यादा तराशे हुए नहीं, इतने पॉलिश नहीं होते थे। लेकिन जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड की बात करें तो उनके जो साइज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एंड काफ़ी ज़्यादा शार्प होते थे, ठीक है, उनके टूल्स। दे मैन्युफैक्चर ऑफ पोइट्री। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं न्यूलिथिक कल्चर के। सो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्ली फार्मर्स, ठीक है। Till recently it is believed that the beginning of domestication of plants and animals take place in Western Asia, and from where there is spread of various other regions in the world throughout the diffusion. But now, on the basis of archaeological evidence obtained from the Nile Valley in Egypt and other regions, such views have been modified. Let us have an analysis. So अगर पहले टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, पहले टाइम के लोगों की बात की जाए, तो ये माना जाता था कि जो फार्मर्स है, सबसे पहले जो कल्टीवेशन है, सबसे पहले एग्रीकल्चर, सबसे पहले इरीगेशन, वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? वेस्टर्न एशिया में स्टार्ट हुई थी। अगर हम बात करें वेस्टर्न एशिया की, तो ऑब्वियसली हमको पता है इंडिया की साइड, दैट इज जहाँ पर 7 तान बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको 7 तान, जहाँ पर मतलब 7 कंट्रियाँ जिनका लास्ट पे तान आता है, दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, वगैरह वगैरह, एंड इराक, ईरान वाला इरारा। ओके, सो ये माना जाता है वहाँ पर। बट ये उसके बाद नील वैली जो कि इजिप्ट में, वो उसके बारे में भी काफ़ी बताया गया है। अब सबसे पहले नील वैली के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सो नील वैली में सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बरेली एंड वीट के बारे में हमको देखने को मिलते हैं। वो कहाँ पर किए थे? दैट इज़ वादी कुबानिया, ठीक है। कौन सी जगह पहले? वादी कुबानिया, लोकेटेड इज अ शॉर्ट डिस्टेंस नॉर्थ ऑफ आसवान इन द साउथ इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के साउथ में ये जगह पड़ती है, वादी कुबानिया। सो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड जगह कौन सी है? वादी तुसाका, जो कि नियर अबू सिम्बे है, अंडर वाटर सिंबल। उसके बाद थर्ड है कोम उम्बो, द नॉर्थ ऑफ आसवान, अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम कुबानिया साइट्स, एंड ग्रुप ऑफ साइट्स नियर इसना। सो ये 4 हैं, बस इसको याद रखना। इसमें से कोई मुझे लगता है 2 है ना, इवन कि एसएस लेवल के पे पूछ सकते हैं। सो अर्ली फार्मर्स ऑफ वेस्टर्न एशिया की अगर बात करें तो देखते हैं कौन कौन से रीजन हैं, आप वो देखते हैं। सो इनमें से पैलेस्टीन, सीरिया, टर्की, इराक, कैस्पियन बेसिन एंड एडजॉइनिंग रीजन ऑफ ईरान। सो वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, दैट इज इन इराक जर्मो देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ परमानेंटली एस्टैब्लिशिंग फार्मिंग विलेजेस। टाइम पीरियड है 65
100 to 5800 BC, ठीक है, विद 20 to 30 मड हाउसेज विद ईच है कोर्ट यार्ड सेवरल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद एसोसिएट। ये देखो इंपॉर्टेंट द पीपल ग्रो वीट एंड बरेली। तो यहाँ के लोग जो वीट और बरेली यूज़ करते थे, बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन है ये वाला कि भाई ये जो फर्स्ट परमानेंटली इस्टेब्लिशिंग फार्मिंग विलेजेस की बात करें तो वो कहाँ पर है, वो हुए थे इराक में। ओके, ये वाला भी एक क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा जो कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ गए और अभी ये क्वेश्चन तो अभी आपने आसान से कर दिया होगा। सो इनको भी कोशिश करें सॉल्व करने की, अगर नहीं हुए तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा। ओके, अर्ली फार्मर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देख लेते हैं। हमने वेस्टर्न देख लिया। ओके, इसमें से हम सिर्फ 4 देखेंगे कि कौन कौन सा रीजन है, जो कि मेन थ्योरी है, मेन रीजन उसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न की, दैट अगर लेट को लिए ऐसे इंडिया है। ओके, एक मिनट, सो रफली ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है। ओके, सो अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें तो ये देखो नॉर्थ एंड वेस्टर्न, ये वाला अगर इस वाले इलाके की बात कर जाएं तो अफगानिस्तान, कौन कौन सा रीजन उस टाइम का अफगानिस्तान पाकिस्तान हमारे इंडिया में आता था, ठीक है गाइज। सो यहाँ पर आएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बलोचिस्तान, और नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न है। अब हम बात करें नॉर्थन रीजन की, तो नॉर्थन रीजन ये आया, कश्मीर वैली आता है, ठीक है। नॉर्थन इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे पहले नॉर्थन रीजन है वो कश्मीर था। ओके, अब साउथ ईस्टर्न, ठीक है, सो साउथ, एक मिनट, साउथ ईस्टर्न, ये वाला इलाका हो गया, ठीक है। साउथ ईस्टर्न में आ गया विंध्या क्रॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रयागराज, मिर्जापुर रिवर एंड द सिंधी पर्टिकुलर बेलन वैली, ये वाला रीजन। ओके, एंड मिड ईस्टर्न रीजन आया नॉर्दर्न बिहार, यहाँ पर लेट कर लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आया आसाम एंड जैसे हिमालयन रेंज, जो हिमालयन रेंज है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल ईस्टर्न, ये देखो इस साइड सेंट्रल ईस्टर्न की बात करें जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू विद एक्सटेंशन ऑफ ओडिशा एंड बंगाल, ये वाला इलाका आता है। ओके, साउदर्न रीजन में आया पेनिसुलर इंडिया, ओबियसली जो थ्री साइड जो पानी से घिरा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर एक साइट है दैट इज मेहरगढ़, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फ्रॉम द मेहरगढ़ इट हैज़ अपीयर दैट Kutch Plains have been the independent center of origin for cattle and sheep domestication. So जो कच्ची ये जो प्लेन्स थी, ये जो मेरगढ़ में थी, ये जो मेन सेंटर है, मतलब जैसे एक बात करते हैं, एक मेन बाजार है, मेन सिटी है, मेन कैपिटल है, सो ये वहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, शीप्स की मेन एपिसेंटर था। ओके, सो पीरियड सेकंड जो मेहरगढ़ रिप्रेजेंट करता है दैट इज द चैल्कोलिथिक फेज, कौन सा 5000 BC टाइम पीरियड में। ओके, फ्रॉम विच कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड ग्रेप इज अटेस्टेड इन द एडिशन टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड बरेली, प्रोबेबली द हरप्पन्स इनहेरिटेड नॉलेज ऑफ व्हीट, बरेली एंड कॉटन कल्टिवेशन फ्रॉम देयर एंसेस्टर एट मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ पर बात की जो हरप्पन पीपल्स है उन्होंने शायद अपने एंसेस्टर्स जो मेहरगढ़ में जो बसते थे वहाँ उन्होंने वहाँ से नॉलेज ली थी अब कॉटन एंड कॉटन की कल्टिवेशन की। ओके, सो गाइज ये देखना आपका ज़रूरी है। एक मिनट, ये देख सकते हो न्यूलिथिक हाउस एट मेहरगढ़ कैसे थे। ओके, अंडरग्राउंड ही लग रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो नाउ गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कभी हमने इग्नोर नहीं कर सकते। न्यूलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलेज सेटलमेंट अपीयर्ड इन द कश्मीर वैली अबाउट 2500 BC। तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देख बता रहे हैं, ठीक है। सो न्यूलिथिक कल्चर जो कश्मीर वैली में, वो उसका टाइम पीरियड क्या है, 2500 BC। ओके, एक्सक्यूशन एट द बुर्ज होम एंड द गुफराल थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द न्यूलिथिक कल्चर इन दिस रीजन, न्यूलिथिक स्टेजेस ऑन द रीजन हैज बीन। अच्छा, सो अगर बात करें जाए गुफकराल और बुर्ज होम, ठीक है, 2 साइट्स हैं कश्मीर वैली में न्यूलिथिक टाइम पीरियड के, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनको नोट करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी साइट है, गुफकराल एंड बुर्ज होम। सो इन यहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान, ठीक है, खुदाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा हमको एविडेंस मिल, न्यूलिथिक कल्चर के क्लासीफाई होती है। कौन कौन से, दैट इज 2, क्या क्या मिलता है हमको, 2 phases ऑफ बुर्ज होम, 3 एट गुफकराल, ठीक है। एट द लेटर साइड द अर्लीस्ट phases academic, that is pre-pottery, discovered for the first time in India. The Neolithic culture of Kashmir Valley is characterized by the pit dwelling with well-made floors smeared with the red, okay, as well as the dwelling in the open. The presence of large number of unique bone tools suggests the economy was predominantly a hunting economy. So okay, so काफ़ी ज़्यादा बोन्स मिलती थी वगैरह, उससे पता लगता था कि हंटिंग इकोनॉमी है। ओके, द गुफकराल इन फेज फर्स्ट वाइल्ड ग्रेन्स ऑफ लेंटिल, मसूर की दाल होती है, ठीक है, पी, wheat and barley were found besides bone of wild animals such as, ओके, सो ये सारी चीज़ें मिलती थी किसके साथ साथ,
एनिमल के तो मिलती थी, लेकिन उसके बाद साथ ये भी मिलता था। और एनिमल्स की कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, एनिमल के कौन कौन से रिमेन्स हमको देखने को मिलते थे, वो हैं पढ़ते हैं। वो कौन कौन से थे, कौन कौन से एनिमल थे, दैट इज कैटल, शीप, गोट, आइबेक्स, रेड डियर एंड द वोल्फ। ओके, सो इससे पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा हंटिंग बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, शिकारी वाली, शिकार वगैरह ज़्यादा किया जाता होगा। सो ये फेज था, फर्स्ट था। फेज सेकंड में क्या होता है, फेज सेकंड एंड थर्ड में आर बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखो हमने पहले फर्स्ट फेज में पढ़ा था, फर्स्ट फेज में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा दैट इज द हंटिंग इकोनॉमी। ओके, हंटिंग इकोनॉमी किसमें, जिसमें वो मतलब जो जानवर वगैरह थे उनकी खाल, उनकी जो हड्डियाँ वगैरह उनको बेचते थे, जो इम्पोर्टेंट। बट सेकंड, अगर सेकंड फेज की बात हो तो दैट इज डोमेस्टिकेशन, मतलब उनको पाला जा रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अदर नोटेबल ऑब्जेक्ट्स फाउंड, उसके अलावा क्या क्या मिलता है हमको, लॉन्ग कैट, स्टोन पॉइंट्स, सोफेस्टिकेटेड बोन टूल्स, ओके, परफोरेटेड हार्वेस्टर्स। सो एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, सो ये भी आता रहता है, दैट इज डॉग बेरियल प्लेस्ड अलोंग सम ह्यूमन बेरियल्स हैव बीन ऐसा। सो यहाँ पर एक कुत्ते का मतलब कुत्ते को और उसके मालिक को दफन किया गया एक साथ, वो कहाँ पर मिलता है, वो देखिए जम्मू में गुफा में मिलता है। ओके, in the worth mentioning that the Neolithic culture of Burj Home displays affinities with the Saraikhola and Gilai of Swat Valley, that is pottery, bone remains and the stone objects. Pit dwelling, harvesters and dog burials are characteristics of North Chinese Neolithic culture. North Chinese Neolithic culture. Contact with the pre-upper upon is also indicate the pottery found at the Burj Home, ठीक है। सो बुर्ज होम में जो एक पोट्रीज मिलती है उससे पता लगता है कि वो हड़प्पन टाइम पीरियड की थी, ठीक है। सो उससे पता लगता है कि उनका जो हड़प्पन के साथ, प्री हड़प्पन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग और इंट्रैक्शन होता रहता था, ठीक है। अवेलेबल C14 डेट्स फ्रॉम द टू साइड्स इंडिकेट्स टाइम रीजन ऑफ 2500 से 1500 BC। मैंने आपको पहले बताया था इस टाइम पीरियड जब हमने डेट पढ़ी थी दैट इज कि हड़प्पन टाइम पीरियड का है। सो ये टाइम पीरियड आपको पता है कि दैट इज ये हड़प्पन टाइम पीरियड का है, ठीक है, 2500 से लेकर 1500 BC। ओके, और हमको पता है कि C14 जो है वो हड़प्पन की साइड्स में मिलती है। ओके, सो वैसे तो और भी काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड दैट इज ईस्ट इंडिया के बताएं, मैं सेंट्रल के बताएं, बट मैंने कहा ना जिसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। सो अर्ली फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया का एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेज ऑफ एडवांस हंटिंग टू दैट ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक साउथ इंडिया हैज़ बीन नॉट येट क्लियरली एस्टेब्लिश। न्यूलिथिक settlements are found in the hilly and the dry Deccan plateau drained by Bhima, Krishna and Tungabhadra एंड कावेरी रिवर्स। ओके, ये 4 रिवर्स इनके किनारे पे हमको जो है, इनके साइड्स पे, इनके बैंक्स पे हमको न्यूलिथिक के साइट्स देखने को मिलती हैं। और बात करें उसकी तो यहाँ पर जो है हंटिंग गैदरिंग से लेकर जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, कल्टीवेशन के टाइम पीरियड लाना, कल्टीवेशन का जो वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा था। ओके, These settlements flourished particularly in those areas where normal rainfall is below 25 cm per annum. Executed sites which throw lights on the various aspects of Neolithic. So कौन कौन सी साइट्स है जहाँ पर जिससे पता लगता है कि ये न्यूलिथिक कल्चर टाइम पीरियड की हैं। ओके, सो वो हैं संगनकुलु, नागार्जुनकोंडा, मसाकी, ब्रह्मगिरी, तिकालकोटा, पिकलिहाल, कुपगार, हलूर, पेलवॉय, हेमिंग, टी नारसिर। सो ये न्यूलिथिक साइट है जो कि साउथ में है, और ये अब आपको गूगल से निकाल के मैप पे लोकेट करनी है, और बहुत से इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा था हमारा चैप्टर। होप सबके आप सबको बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, जितना मैंने मुझे अपनी कोशिश थी मैंने आप ऐसा की और अपने बेस्ट दिया। होप सबके आप सबको समझ आया होगा। ये है चैप्टर की समरी, एक बार देख सकते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ कीवर्ड्स, ये भी आप पॉज करके देख सकते हैं, और कुछ इनको अगर हो सके तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसा डायरेक्टली पूछता नहीं, बट कभी अगर मैच द फॉलोइंग आ जाए या फिर कोई नंबर पूछा जाए तो पेपर में इसमें पूछ सकता है, इग्नो के रिलेटेड, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं भेजता था। और अगर आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन पे देखे थे, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन है तो ये उनके आंसर है, आप ये देख सकते हो। ओके, सो ये रहा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। होप सबके आपको अगर पसंद आ रही होगी वीडियो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं क्या माने, और कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। और ओके, बाय बाय।